आप सब लोगों ने ब्लैक फिल्म देखी होगी। ब्लैक फिल्म में अमिताभ बच्चन एक रोग से पीड़ित हैं जिसे अल्जाइमर डिजीज कहा जाता है। अल्जाइमर डिजीज ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है जिसमें आदमी धीरे धीरे अपनी सोचने समझने की क्षमता होता जाता है और उसकी याददाश्त भी कमजोर होती जाती है और धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाती है। दरअसल अल्जाइमर एक डिजीज है जो कि एक सुपर डिजीज बोले, एक सुपर सेट बोले, डेमेंशिया। डेमेंशिया के अंतर्गत ही ये एक अल्जाइमर डिजीज है। डेमेंशिया क्या है अगर हम पूछें तो डेमेंशिया जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट करते जाते हैं, धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और उसके कारण अलग अलग तरह की ब्रेन से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। उसी में से एक है अल्जाइमर। जैसे कि पार्किंसन डिजीज भी एक है जिसमें आप देखते होंगे कि बूढ़े लोग जो होते हैं उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिजीज हैं जो कि डिमेंशिया के अंतर्गत ही आते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे वेस्कुलर डिजीज है, उसमें क्या होता है वेस्कुलर डिमेंशिया में कि इसमें हल्का सा अगर स्ट्रोक आए और ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड का फ्लो धीरे धीरे दिमाग में कम होता जाए, उसके कारण ये वेस्कुलर डिमेंशिया हो सकती है। इसी तरह अगर फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया की बात करें तो ब्रेन का जो फ्रंट वाला पार्ट है या टेम्पोरल जो पीछे वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है उसके कारण फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया हो सकता है। इन सभी तरह के डिमेंशिया में एक बात कॉमन है कि इसमें कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता कम होती जाती है और आपकी याददाश्त कम होने लगती है। इसके अलावा भी अलग अलग तरह के डिमेंशिया में कुछ विशेष बीमारियां भी होने लगती है। जैसे कि हो सकता है कि आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो वो बोल ना पाते हो, वो भूलने लगे हों लैंग्वेज। आप लोगों को पहचानने में आपको प्रॉब्लम होने लगी हो, आप आसपास की चीज़ों से जो सीखते हैं वो धीरे धीरे ना सीख पा रहे हो। तो डिमेंशिया एक बहुत ही भयानक बीमारी अगर बोलें, और खास करके जो बुजुर्गों में है ये बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे बनती जा रही है। आप देखते होंगे बहुत सारे बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी याद नहीं रहता है और वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं। और अगर बच्चे केयर करने वाले हुए या आसपास के लोग केयर करने वाले हैं हुए तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल बिल्कुल उनको अलग ही रखा जाता है। एक तरह से समझे तो उनको बंद करके रखा जाता है ताकि वो इधर उधर भटक ना जाए और उनके साथ कोई इंजरी ना हो जाए। पता चला वो सड़क पे जा रहे हैं कोई और उनको तो पता है नहीं कि आगे से कौन सी बस आ रही है, ट्रक आ रही है, क्या आ रहा है, और उनका एक्सीडेंट हो जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, खास करके जो मैंने कहा कि बुजुर्गों में एक बहुत बड़ी ही समस्या है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि बुजुर्गों में ये समस्याएं, डिमेंशिया की समस्याएं कैसे हो रही हैं और उसके क्या कारण हैं, और सरकार या एक सोसाइटी के तौर पे इसमें क्या प्रयास हो रहे हैं कि ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए या फिर इनको प्रिवेंट किया जाए, डिटेक्ट किया जाए। तो आज हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए हैं आरूप जी, जिनसे जिनसे अभी हम इसी के लिए मुखातिब होंगे। नमस्कार आरूप जी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भारत में वर्तमान में डिमेंशिया की समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है, खास करके बुजुर्गों में ये बहुत बड़ी समस्या बन रही। तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो डिमेंशिया जो है एक एजिंग पॉपुलेशन के साथ की समस्या है। और अगर भारत में अभी पॉपुलेशन का देखेंगे आप, तो एजिंग पॉपुलेशन तेजी से बढ़ा है। अगर आप देखेंगे 2019 के हिसाब से, तो भारत में 10% जो पॉपुलेशन थी वो मतलब एव, ये एवव 60 ईयर्स थी। जी जी। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी से 2050 में क्या होगा, ये बढ़ के 19.5 लगभग दुगना हो जाएगा। अच्छा। 319 मिलियन पॉपुलेशन जो होंगे हमारा अबव 60 ईयर्स होंगे। तो ये समस्या जो है चूंकि एक एज के साथ शुरू होती है, और एज फैक्टर तो है, साथ साथ अन्य फैक्टर्स की हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये कैसे ये एजिंग पॉपुलेशन हमारे भारत में कैसे बढ़ रहा है, इस पे देखते हैं। जी जी। तो अगर आप देखेंगे कि टोटल फर्टिलिटी रेट है भारत में तेजी से गिरा है 1971 में, जहां ये 5.2 था, और अभी के डेट में आप देखेंगे तो ये जो है 2.0 हो गया 2020 के हिसाब से। जबकि एक माना जाता है कि रिप्लेसमेंट रेट जिसको कहते हैं कि फीमेल जो अपने रिप्रोडक्शन काल में कितने बच्चों को पैदा करती है, तो 2.1 एक माना जाता है एवरेज, लेकिन भारत में ये और दो टोटल हो गया। फर्टिलिटी रेट की बात बता रही हैं आप? हाँ, टोटल अच्छा। फर्टिलिटी रेट। अच्छा। तो इसके कारण क्या हुआ है मैम कि एक मिनट के लिए रुकूंगा कि ये रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? टोटल जितना मतलब पॉपुलेशन है,
हाँ हाँ एक जो कपल है वो कितने पॉपुलेशन मतलब वो बच्चे जैसे हाँ टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ। और अगर रिप्लेसमेंट लेवल से अगर वो कम हो जाए तो देश की जनसंख्या घटने लगेगी क्या? घटने लगेगी। अच्छा अच्छा एक हाँ टाइम के बाद तो वो घटने लगेगी जनसंख्या। बिल्कुल बिल्कुल तो ये जो है हमारा, अगर अभी आप देखेंगे तो जी 2 पॉइंट मतलब 2020 में जो है 2 हो गया है। तो और 2.0 जी हाँ, जी जी तो इसके कारण एक समस्या साथ में ये पैदा होती है कि हमारे एजिंग पॉपुलेशन जो है तेजी से बढ़ेगा। हम्म, और चूंकि हेल्थ केयर भी हमारे यहाँ अच्छा है, सिस्टम अच्छा हुआ जी है, जी बिल्कुल साथ साथ लोगों में अवेयरनेस भी है, तो इसके कारण भी जो है जनसंख्या जो है एज मतलब अच्छी खासी एज जीती है। तो इसके कारण ये समस्या है। अभी आप देखेंगे तो मात्र 5 स्टेट ऐसा है जहाँ पे कि आपका जो नेशनल एवरेज है उससे ज़्यादा है। उसमें आप बिहार है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है हम्म, बिहार में भी सबसे ज़्यादा है। देन आपका यूपी में है ज़्यादा, झारखंड में है ज़्यादा, फिर मणिपुर में है और मेघालय में है। जी ये जी 5 राज्यों को छोड़ के अन्य राज्यों को आप देखेंगे तो ये मतलब ये जो है तेजी से गिरा है। और ये कारण जो है ये हमारे एजिंग पॉपुलेशन को बढ़ाता है। और तो इसके कारण जो है ये समस्या और ज़्यादा तो भविष्य में बाकी जगह जो बढ़ेगी। है वो टोटल फर्टिलिटी रेट कम है, मतलब जो हाँ, रिप्लेसमेंट मतलब लेवल है एवरेज तो नेशनल एवरेज के तो साथ एक तरह समकक्ष से या कम कहें है। तो जो सो कॉल्ड जो गरीब राज्य हैं उसके लिए तो एक तरह से अच्छा है कि एजिंग पॉपुलेशन कम हो रहा है, अगर बोले तो। हाँ, ये आप अभी के सेंस में कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जी बट आने वाले समय में ये भी एक समस्या बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए हम बिल्कुल अगर पहले से तैयार हों तो नो हम्म, डाउट हम उसके लिए काम कर सकते हैं, वर्क बिल्कुल कर सकते बिल्कुल। हैं। तो अभी ये स्थिति है वर्तमान में हाँ, वर्तमान में ऐसी स्थिति है। बुजुर्गों में। तो इन बुजुर्गों में जो ये समस्याएं होती हैं, जो हम्म, डेमेंशिया की समस्या जो होती है, हम्म, उसका क्या कारण क्या है, उसका फैक्टर्स कौन कौन से हैं? हाँ, देखिए इसमें जो फैक्टर्स हैं, ये तो हम्म, सबसे पहले आपका जो फैक्टर है एयर पॉल्यूशन को बोला जा रहा है कि जो भारत में जो है एयर पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। जी एयर पॉल्यूशन के कारण क्या होता है कि जो न्यूरो प्रॉब्लम है वो बढ़ता है। जी ठीक है, न्यूरो इन्फ्लामेशन कहते हैं। क्या होता है कि हमारे लंग्स में जब वो जाता है पॉल्यूटेड कण मतलब जाते हैं तो उसके धीरे धीरे वो ब्लड के थ्रू ब्रेन में जाता है, जिसके कारण क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। हम्म, और इसके कारण जो है आपका न्यूरो इन्फ्लामेशन शुरू होता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें आप देखेंगे कि जो पर्टिकुलर मैटर है 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब जो है आपका सारा मिलके मतलब ये सब इतने छोटे कण होते हैं कि मतलब लंग को भी पास कर जाते हैं और हाँ ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, ब्रेन तक और चले उसके जाते हैं। कारण जो है वो इन्फ्लेमेशन होने लगता है न्यूरॉन में। जी, अच्छा जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल और दूसरा जो रीजन है आपका हाइपरटेंशन और ओबेसिटी। जी आप देखेंगे कि भारत में हाइपरटेंशन की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल और जिससे एक तो आपका हार्ट संबंधित डिजीज तो होते ही है, हार्ट अटैक वगैरह इसी से संबंधित है। साथ साथ ये क्या है आपका ये डिमेंशिया में डिमेंशिया भी। की समस्या को भी बढ़ाता है, क्योंकि प्रेशर उस पर ज़्यादा पड़ता है। किसी भी न्यूरो से संबंधित ये बीमारी है, जैसे वस्कुलर न्यूरोजेनिक। डेमेंशिया वाली जो बात हाँ, शुरू में बात आपने की थी। बताया था, हाँ बिल्कुल उसमें। हम्म, तो आप देखेंगे कि ये जो है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हम्म, इसमें मतलब फ्लो उस तरह से नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है ब्रेन में इसका सर्कुलेशन कम होने के कारण ये कहीं ना कहीं वो समस्या इफेक्ट शुरू डालता होती है। है। और बिल्कुल दूसरा ओबेसिटी। ओबेसिटी भी भारत में देखेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ी है। आप हाँ, ये देखेंगे कि वुमेन में जो है ये अभी 21% से 24% के में चला गया है। मतलब ये जो अच्छा है आपका अभी और 24% वुमेन में ओबेसिटी है। अच्छा और मेल में आप देखेंगे तो आपका जो है 23% है। तो ओवरऑल ओबेसिटी का अगर मतलब देखें, लगभग एक चौथाई लोग अभी जो है ओबेसिटी के ऑब्वियस है शिकार हैं। इंडिया में, हाँ। बिल्कुल और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसी से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम है हाँ आपके, बिल्कुल। जैसे कि मतलब आप कहते हैं जैसे कोई भी वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो या कुछ भी हो तो इससे तो रिलेटेड है ही बिल्कुल वो। हाइपरटेंशन हो या फिर आपका ये तो बहुत सारी बीमारियां, शुगर हो, डायबिटीज हो, सब कुछ डायबिटीज, सारा बिल्कुल। चीज आपका इससे रिलेटेड होता है और वो कहीं ना कहीं हमारे जो हेल्थ बिल्कुल को, बिल्कुल ओवरऑल हेल्थ को हम्म, प्रभावित करता है। और तीसरा जो है आपका ये होता है आपका जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ये हाँ खास करके क्या होता है ना कि जैसे कहीं भी जा रहे रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया बिल्कुल या फिर कहीं स्पोर्ट्स पर्सन है उसके मतलब चोट लगी सर में, तो उसके कारण क्या होता है आपका न्यूरो का जो है संबंधित प्रॉब्लम शुरू होती है। और ये भी एक लॉन्ग टर्म में जाके डिमेंशिया का कारण बनती है। अच्छा अच्छा इसके अलावा भी आप देखेंगे तो इसमें फिजिकल इनएक्टिविटी है, आइसोलेशन है, सोशल आइसोलेशन है, डिप्रेशन है, स्मोकिंग है, अनेक कारण है जिसके कारण ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है बिल्कुल। भारत में। तो अरब जी ये बताइए कि इसके लिए क्या रिस्पांस क्या हो गवर्नमेंट का, या फिर एक सोसाइटी के तौर पे या एक इंडिविजुअल के तौर पे क्या रिस्पांस होना चाहिए ताकि ये जो इतनी बड़ी समस्या हो रही है भविष्य में तो और विकट समस्या जैसे आपने बतलाया होने वाली है, तो क्या ऐसी चीज़ें करें गवर्नमेंट या कर रही है
या हम लोग क्या करें कि इस समस्या को रोक सकें या फिर कुछ कम कर सकें? देखिए, इसमें तो सबसे अच्छी बात यही है कि रिपोर्ट है लैंसेट कमीशन की, और साथ में जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 2020 में एक लाई थी कि अगर ये भारत में समस्या बढ़ रही है तो हम इसके जो अगर हमने जो है इसके जो रिस्क फैक्टर को अगर एड्रेस कर लिया तब हम 40% तक वैसे ही कम कर सकते हैं। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क फैक्टर को हमने पहले ही अगर आपने उसको समझ लिया, जान लिया, तो फिर आप उससे 40% तक आप उसका वैसे ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक सरकार को प्रोएक्टिव जो मेजरमेंट अपनाने की जरूरत है। बीइंग हम लोग एक सोसाइटी सिविल सर्विस मतलब जो सोसाइटी के रूप में अवेयरनेस की जरूरत है। तो इससे आप देखेंगे कि जो समस्या है अगर हमने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया उसमें, तो फिर हम उसके रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं। साथ साथ जरूरत है जिनको हो गया है उनको कैसे हम इलाज करें, मतलब उनको कैसे हम समाज में एक सही मतलब वो भी एक अच्छी लाइफ जी पाए, इसके लिए प्रयास करें। तो इसके लिए आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ हेल्थ फॉर एल्डरली पीपल के लिए जो आया था, हाँ, बिल्कुल। और दूसरा है हेल्थ वेलनेस हेल्थ सेंटर एंड है, वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत हाँ वाला। आयुष्मान भारत जी के जी तहत है, बिल्कुल। जिसके तहत काम किया जा रहा है। फिर नेशनल पॉलिसी है सीनियर सिटीजनशिप के लिए, सॉरी सीनियर सिटीजन के लिए नेशनल पॉलिसी 2011 में आया था, उसके तहत भी कुछ उसके लिए कि अलग से जो 60+ एज हो गया है उनके लिए किस तरह से हम काम करें, ये भी एक उसके तहत चलाया जा रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमें ये है कि उसके पहले अवेयरनेस हो, और साथ में जो है हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको हम किस तरह से ठीक करें। हेल्थ सिस्टम में जैसे कि आपका प्राइमरी हेल्थ केयर में भी इसका किस तरह से उपाय हो, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर इस तरह के लोग हैं तो सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि फैमिली से कट जाते हैं, तो उन सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और ये एक फैमिली मेंबर मतलब नो डाउट अब फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर तो एक सिविल सोसाइटी के रूप में एक पूरे गवर्नमेंट जो है इसमें कैसे दोनों मिल के कैसे काम करें, इससे जो है हम इसके चीज़ों को कम कर सकते हैं। और आने वाले समय में पहले से हम तैयार हो जाए, तो इसके लिए हम जो 2050 में ऐसा होने वाला है और अभी से हमने अगर तैयारी की तो हम नो डाउट उसके लिए प्रिपेयर होके अच्छे से उसका सामना कर सकते हैं चैलेंजेस का। बिल्कुल। तो आप सब ने अभी सुना और देखा कि आरूप जी ने कितने अच्छे तरीके से जो ये डिमेंशिया की समस्या है जो बुजुर्गों में खास करके होती है उसको किस तरह से हम लोग टैकल करें, उसके कारण क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या कर रही है, इसके लिए बहुत अच्छे से आरूप जी ने बतलाया। और बाद में उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि एक सिविल सोसाइटी के तौर पे एक इंडिविजुअल के तौर पे हम लोग किस तरह से देख सकते हैं इस चीज़ों को। जैसे लोग जो बूढ़े होते हैं और डेमेंशिया के जो शिकार होते हैं वो आइसोलेट कर दिए जाते हैं, उनको जबकि ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, उनको साथ सोसाइटी के साथ रखने की ज़रूरत पड़ती है, परिवार के साथ रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने आरूप जी, और उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर प्राप्त हुई होगी, और कभी ब्लैक फिल्म भी देख लीजिए लगे हाथों। तो धन्यवाद आपको, आप सब लोगों को, और आरूप जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।